आज का सेशन बेहद आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आए दिन हम हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारी आदतों की वजह से, हमारे सोने जागने उठने की वजह से हर दिन हम फेस कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन। बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन। आखिर क्या है ये इन्फ्लेमेशन? क्या है इसके इम्पैक्ट और किस तरह से ये डैमेज कर रहा है? आज जितने भी रीजंस बीमार होने के हैं, बड़ी बीमारियों के हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जो रीजन है, सबसे खतरनाक कारणों में से एक, वो इन्फ्लेमेशन है। जब आप किसी भी अच्छी पोषण विज्ञान की किताब को पढ़ेंगे, जब आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को सुनेंगे वर्ल्ड वाइड, फिर चाहे वो एमबीबीएस हैं, वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, या वो कहीं भी किसी भी तरह से काम करने वाले साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट हैं, एनाटॉमी के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप एक बात पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी लाइफ में इन्फ्लेमेशन का, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज ऐसे ही सेशन को हमें सीखने को मिलेगा खुद एक डॉक्टर से, जो डॉक्टर हैं, पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस में हैं, कि इन्फ्लेमेशन के इम्पैक्ट क्या आते हैं, किस तरह से ये हमें डैमेज करता है, हमारे शरीर को डैमेज करता है और हमें बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीमों में ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानें, बेहतर तरह से समझें, चीजों को समझें, तो आज का ये सेशन आपके और हमारे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए, एक कॉल उनको लगा लीजिए, क्योंकि आज जो सेशन आप जानेंगे, आपको अगर ये लगता है कि आप 100% स्वस्थ हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें बाहर से कोई भी बीमारी तब पता चलती है जब वो अंदर विकराल रूप ले लेती है। और इन्फ्लेमेशन आज के टाइम में 5 साल के, 15 साल के, 25 साल के किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। लेट एज में होने के हर जगह कारण बहुत सारे होते हैं, और साथ ही इन्फ्लेमेशन पार्ट ऑन पार्ट भी होता है। तो इसके क्या इम्पैक्ट हैं, उसको बेहतर समझने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अजमा मैम को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एक बार फटाफट से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे अजमा मैम का, और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आज की मीटिंग को, प्रेजेंटेशन को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने बताया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी तक जान और सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा क्लैरिटी होती जाती है जब हम हर प्रेजेंटर को सुनते हैं। तो आज भी आपको और भी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे आप उससे, जो आप चीज़ें सीख भी चुके हैं। और मतलब एक दूसरे आप अपने कंज्यूमर से उससे रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन और भी चीज़ें, कुछ ना कुछ डॉट और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अभी टाइम हो चुका है, 4 मिनट आ चुके हैं आगे, तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर ये छोटा है तो आप जूम कर लीजिएगा इसको। तो हमने अभी सुना कि आज हम जानने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑन आवर बॉडी, है ना। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले फिर से जानना होगा कि इन्फ्लामेशन होता ही क्या है। इन्फ्लामेशन होता है, अगर इन्फ्लामेशन नहीं होता तो ऐसा होता कि आपको एक कट लगता। और इतने ये सारे लोग ही जानते हैं, जब कट लगता है तो उसमें जर्म्स भी आ जाते हैं, और कोई जर्म आता और वो जर्म फिर आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता या बहुत बड़ा इन्फेक्शन बना देता। इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, कि वो जब कट लगता है या जब कोई बैक्टीरिया कहीं से भी एंटर होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसको वहीं पर बंद और ख़त्म कर देता है और हीलिंग स्टार्ट कर देता है।
तो इन्फ्लामेशन एक डिजीज़ नहीं है, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। अभी हम सुन रहे थे कि इन्फ्लामेशन की वजह से हमें बार बार बीमारियां हो रही हैं और ये सब, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हुआ है तो और ज़्यादा फोकस हो जाइए कि ये डिफेंसिव होने के बाद भी क्यों हमारी लाइफ स्टाइल के वजह से या किसी भी वजह से आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। कैसे काम करता है इन्फ्लामेशन? एक प्रोसेस है ना, अभी हमने समझ लिया एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है, ये एक बीमारी नहीं है। तो ये सबसे पहले डेंजर को पहचानता है। डेंजर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि कई तरह से हो सकते हैं। कट लग जाए, बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी में कहीं से भी एंटर हो, वायरस आए, पैरासाइट आए, जल जाए आपका कटने के बाद मतलब काटा जाए, यानी कि सर्जरी आजकल होती है। हार्ट अटैक भी एक इन्फ्लामेशन है। ये कई सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी और आप बीच बीच में जानने को मिलेंगे कि वो मीन्स वो जब होता है तब ये प्रोसेस होना ज़रूरी ही हो जाता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले ना डेंजर को पहचाना जाता है कि आया क्या है हमारी बॉडी में, कौन सी ऐसी फॉरेन बॉडी आने के चांसेस हैं। अगर कट लगेगा तो आ सकते हैं ना जर्म्स, या फिर खुद ही बैक्टीरिया एंटर हो गया है, तो वो सबसे पहले उसको पहचाना जाता है। फिर अलार्म का सिग्नल दिया जाता है पूरी बॉडी में, जो जो हेल्प करने वाला है इस प्रोसेस में उस तक खबर पहुंचा दी जाती है। फिर इम्यून सेल्स आते हैं, जहाँ भी होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्स, आप बार बार सुनते हैं कि WBC बढ़ जाते हैं जब इन्फ्लामेशन होता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में और ज़्यादा आ जाते हैं। और फिर डैमेज को क्लीन किया जाता है, जहाँ भी हुआ है उसको साफ़ किया जाता है और फिर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ कहानी शुरू होती है जो अभी हम सुन रहे थे या सुनते रहते हैं। या इन्फ्लामेशन जब भी आप सुनते तो लगता है कुछ गलत चीज़ हमारे लिए है, जो हमें परेशान करती है, जो बीमारी है कि इन्फ्लामेशन हो गया तो अब एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं ये। तो यहाँ लिखा है अक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अक्यूट इन्फ्लामेशन, अक्यूट भी अगर कुछ लोग इसको ध्यान दे लें, आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, अक्यूट होता है जो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ मिनट से और कुछ आवर्स तक भी कह सकते हैं। डिजीज़ अगर होते हैं अक्यूट तो कुछ मिनट से लेकर और कुछ दिनों तक भी हो सकती है अक्यूट कोई डिजीज़। और क्रॉनिक यानी कि कुछ दिनों से कुछ महीनों, कुछ सालों और बहुत सालों तक भी क्रॉनिक कोई डिजीज़ या इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो अक्यूट इन्फ्लामेशन जो छोटे टाइम के लिए होता है और प्रोटेक्टिव होता है, जो हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करता है ये, और उसकी वजह से हीलिंग हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है ये लंबा चलता है, ये साइलेंट होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ कौन सी चोट लग रही है, कहाँ कौन सी बार बार कमी आ रही है, अंदर अंदर ये चल रहा होता है। लेकिन ये डैमेजिंग होता है, ये हीलिंग नहीं कर रहा होता, ये और ज़्यादा हीलिंग कर रहा होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, जैसे होता है ना साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट डैमेजिंग बहुत बड़ा हो रहा होता है। डिजीज़ कॉज, फिर ये डिजीज़ कॉजिंग हो जाता है, इसी की वजह से बीमारी हो जाती है। तो ये इन्फ्लामेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लॉन्ग लास्टिंग अननेसेसरी इन्फ्लामेशन इज द रियल प्रॉब्लम। थोड़ा सा हमारा मेन फोकस तो वही रहेगा कि हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लामेशन का, लेकिन हम जान लेंगे प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, तो वो और भी इजी हो जाएगा या आगे हमें कहीं ना कहीं यूज़ आएगा। तो बॉडी में कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है कि ये पैथोजेंस आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, या कट जाएगा या कुछ हो जाएगा तो एकदम से कैसे पहचानते हैं? वहाँ पे ना एक हमारा इम्यून सिस्टम है, वहाँ कुछ सेल्स हर कहीं मीन्स हर बॉडी के जो सेल्स में, मतलब सेल्स में और टिश्यूज़ में कुछ स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं जो उनको पहचान लेते हैं कि ऐसा कोई डेंजर आ चुका है। तो दो तरह के डेंजर आते हैं,
जिनको पहचानना होता है इन इम्यून सेल्स को। वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। और कट लग जाना, स्किन का जल जाना, हड्डी का टूट जाना, ठीक है। आज आप सुनते हैं लिगामेंट में टियर, जब भी आपकी चोट लगती है, ठीक है। चोट लगने पर उसका ये भी देखेंगे कि वहाँ पे होते क्या क्या चेंजेस क्या हो जाते हैं। तो हड्डी मतलब जब चोट लगती है तो कहते हैं आपके लिगामेंट में टियर हो गया, आपके टेंडन में टियर हो गया। तो ये सारा ही जो है एक वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि इनके बाद इन्फ्लामेशन होता है, हार्ट अटैक। और ये सूचरिंग का दिखाया है कि खुद ही कट लगा के और आपके कुछ ना कुछ पैथोलॉजी को निकाला जाता है, टिश्यू इंजरी। तो इन सब में हमारा इन्फ्लामेशन होता है। इन सब में ही डेंजर को डिटेक्ट करते हैं हमारे इम्यून सेल्स। अब बॉडी के ये सिक्योरिटी गार्ड, ये इम्यून सेल्स 3 तरह के होते हैं। ये थोड़ा ओवर हो रहा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और आपको और भी ज़्यादा इजी समझ में आएगा कि जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं स्किन पर या अंदर आती हैं या कहीं भी, तो इस तरह के ये सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और डेंड्रिक सेल्स होते हैं। मतलब इतना नाम पे मत जाइएगा, हमारा भी मतलब वही रहिए कि ये जो चीज़ अच्छी थी वो ख़राब कैसे हो गई है आज। तो ये सेल्स हमारे हर जगह पर होते हैं और ये पहचान लेते हैं। किसको पहचानेंगे? इन चीज़ों को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? एक्सटर्नल डेंजर को और इंटरनल डैमेज को। तो जो ये एक्सटर्नल डेंजर होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई और पैरासाइट, इनकी जब भी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो इनकी एक कवरिंग पर ना स्पेशल पैटर्न होते हैं। वो अलग अलग होंगे लेकिन वो पैटर्न पहचान जाएंगे। जैसे आप कहीं की भी पुलिस की ना वो जो उसकी यूनिफॉर्म होती है, तो आप कहीं की भी पुलिस को थोड़ा पहचान जाओगे। तो बॉडी में भी ये जो इतनी इम्यून सेल्स हैं, इतनी स्पेशल मशीन है ही मैं बोलती हूँ, तो वो पहचान जाते हैं हमेशा ही कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई डेंजर आया है। और इधर अब ये सब जैसे कि हम जानने वाले हैं इतना बड़ा कि इन्फ्लामेशन हमारी हर चीज़ में हो रहा है आजकल, तो उसको कैसे पहचानते हैं? इन्हीं 3 सेल्स को पहचानना है। उसको वो ऐसे पहचानते हैं, जब भी जहाँ भी छोटा सा भी डैमेज होता है तो हर एक सेल में ना स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं, जिनको बंद रहना चाहिए। वो फुल मतलब जैसे ही सेल डैमेज होता है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। कट लगने पर भी आएंगे, जलने पर भी आ जाएंगे। और अभी जो हम जानने वाले हैं कि हमारी हर बॉडी की हर जगह में, हर ऑर्गन के हर सेल में किस किस तरह का इन्फ्लामेशन है, वहाँ भी आ जाएंगे। जब वो रिलीज़ होते हैं तब ये एक्टिव हो जाते हैं और ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। फिर अलार्म बजा देते हैं वहाँ पर, फिर जो है इम्यून सेल्स आ जाते हैं और वहाँ वो प्रोसेस बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कट लगा, डेंजर को पहचाना, यहाँ पर वही मैसेंजर रिलीज़ हुए, मीन्स जो सेल में से स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज़ हुए, फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फिर मीन्स सेल्स आए और जो हमारे हम जानते ही हैं WBC आते हैं, और उसमें WBC में भी न्यूट्रोफिल सबसे पहले आता है, वो बड़ा काम करता है। अब थोड़ा सा ये कर लेंगे, बस थोड़ा सा ही जानेंगे कि वो वहाँ पे आके करता क्या क्या है। जैसे ही जहाँ भी पैथोलॉजी हुई, जहाँ भी कट लगा, जहाँ भी अभी आगे जानेंगे कि जब आपने कुछ खाया जो कि बिल्कुल ही हानिकारक था और हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है वहाँ पर हर्ट हुआ, या फिर बहुत सारे वेसल्स में, तो वहाँ पर यही प्रोसेस होगा। क्या होगा? उसके आसपास की जो वेसल होंगे, जो जहाँ खून बहता है, जो नालियाँ होती हैं, वहाँ पर वो ढीले होने शुरू हो जाएंगे, बहुत डायलेशन होना शुरू हो जाएगा, वो लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखते हैं जब चोट लगती है, बिल्कुल कहते हैं बंद चोट लगी है, तो वहाँ पर अंदर इंजरी हो गई। तो जब सबसे पहले वो फूला फूला सा रेड कलर का और गर्म दिखने लगता, अगर छूते हैं तो रेड और गर्म हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ के सारे वेसल्स लूज पड़ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो न्यूट्रोफिल है और भी प्रोटीन और प्लाज्मा वहाँ आता है,
हील करने के लिए वो आ जाता है। फिर जो है लीकी बन जाते हैं ब्लड वेसल्स ना, ये सारे फ्लूइड, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो हीलिंग करवाएंगे वो वहाँ के एरिया में आ जाते हैं, तो वो फूला फूला लगता है आपको फिर। और फिर बॉडी फर्स्ट इम्यून सोल्जर न्यूट्रोफिल वहाँ से आके और जहाँ पर भी चोट लगी या कट लगा वहाँ पर आ जाते हैं और फिर हीलिंग स्टार्ट होती है। तो इसीलिए आप देखते हैं बंद चोट लगती है या कट लगता है तो उसके आसपास की जगह लाल हो जाती है, या फिर हड्डियों में चोट, बड़ा इन्फ्लेमेशन, बड़ा प्रोसेस भी तो होगा ना, बड़ी चोट लगी है तो वहाँ भी क्या होता है, वो फूल गरम गरम हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, फूला हो जाता है, और वहाँ दर्द होता है। दर्द भी इसीलिए होता है कि वहाँ के नर्व्स भी इंजरी हुए होते हैं और मीन्स वहाँ हीलिंग होनी होती है, तो कुछ ऐसे केमिकल भी आते हैं कि वहाँ दर्द होने लगता है, बॉडी उसको सेफ रखे, आप उससे और काम ना करवाएं। तो यही कहा जाता है कि आप जब बोन की इंजरी हुई है तो रेस्ट कीजिए, वहाँ हीलिंग अच्छी होगी उसकी वजह से। अब हेल्दी हीलिंग कैसे होती है, जहाँ तक हमें पहुँचना है ना, हम थोड़ा सा हेल्दी के बारे में जान लेंगे, लेकिन वो ही इन्फ्लामेशन हमें नुकसान कैसे पहुँचा रहा है ये हम जानते जा रहे हैं। हेल्दी हीलिंग क्या है, ये प्रोटेक्शन है, जो इंजरी हुई है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, वहाँ जो एरिया है उसको क्लीन करता है, हील करता है, रिकवरी हो जाती है। परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन यानी कि कोई ये प्रोसेस हमेशा वहीं पर रहे। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स जब बंद ही नहीं होता है तो प्रोटेक्शन जो है वो डैमेज में बदल जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन एक एग्जाम्पल से और इजी कर देंगे कि लेफ़्ट साइड में आप देखिए, अगर आपके घर में चोर आएगा या फिर आग लग जाएगी तो आप सबसे पहले कॉल करोगे पुलिस को और या फायर ब्रिगेड को। तो वो आए, उन्होंने चोर को पकड़ा और पानी डाल के आग को बुझाया और कुछ देर में वो चले गए। ये हुआ हमारा हीलिंग हो गया और एक्यूट इन्फ्लामेशन ने अपना काम कर दिया, वो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या हुआ, चोर आया या आग लगी, पुलिस आई और मतलब उसने चोर को पकड़ा और फायर ब्रिगेड भी, लेकिन आप कुछ देर बाद फिर से बोलते हो कि फिर से चोर आया है, फिर से जो है हमारे यहाँ आग लग गई है, तो वो फिर से आए, ठीक है। फिर आपने कुछ देर बाद फिर से कहा हमारे यहाँ फिर से चोर आया है और फिर से आग लग गई है, तब तो क्या करेगी ना पुलिस, वहीं पे रहने लगेगी, वहीं पर जो फायर ब्रिगेड होगा वो कहेगा बार बार आग लग रही है तो पानी डालते रहो। और अगर महीनों तक ये सब होता रहे, महीनों सालों तक करते रहते हैं हम अपनी बॉडी में, तो क्या होगा आप सोचिए, जब आपके घर पे हर वक्त पानी पड़ रहा है या फिर पुलिस वहीं रह रही है तो वो और महीनों सालों तक अगर रह रही है तो आपके घर के आसपास वो कूड़ा करकट भी करते हैं, शोर भी करते हैं, बार बार आकर आप में धड़ धड़ कुछ भी करते हैं, पानी डाले जा रहे हैं और वो वहाँ पे गंदगी करते हैं, आपका गार्डन, आपके आसपास के रोड, आपका सब तहस नहस हो गया है। तो इस एग्जाम्पल से समझ जाइए, जो हमारी सेफ्टी के लिए, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए था, वो अगर हर वक्त वहीं रहेगा तो आप का अपना ही एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो आपको बचाने के लिए बनाया गया था, आपकी कमियों की वजह से वो आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो क्यों स्टे ऑन क्यों मतलब वो क्यों रह जाता है, क्या वजह होती है कि वो रह जाता है? सीधी सी, अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ आपके समझ में ही आ गई होगी। पुअर डाइट, एक बार खा लेते हो आप पुअर डाइट, उसमें बहुत, देखिए आप पुअर डाइट में ये देख लीजिए, बहुत सारी कलरिंग जाएगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा केमिकल जाएंगे, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जाएंगे, तो जहाँ वो गया है वो मांस ही है, जो आपका स्टमक है, आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट हैं। अब वहाँ म्यूकोजा, अब वही केमिकल और वो कहीं
मतलब खाने के साथ वाली जो ये ख़राब चीज़ें गई हैं वो कहीं और तो जाएंगी नहीं, उस म्यूकोजा से वो भी एब्जॉर्ब होना चाहेंगे ब्लड में, और वो जो छोटे छोटे माइक्रो आपके सेल्स के पार्ट्स हैं उनको वो डैमेज करने लगेंगे। तो एक बार डैमेज किया, रात में आप सोए, चलो इन्फ्लामेशन ने पूरा प्रोसेस किया और वो हील हो गया, लेकिन आपने तो छोड़ा नहीं, आप तो दूसरे दिन भी वही डाइट, वही बर्गर, वही समोसा, वही सॉफ्ट ड्रिंक, वही बहुत सारी मिठाइयाँ आप खा रहे हो, एक्सेस शुगर ले रहे हो, हर दिन हर वक्त। बड़े शौक से कुछ लोग कहते हैं इतनी सिगरेट मैं पूरे दिन में पी लिया करता था। क्रॉनिक स्ट्रेस वो तो जाता नहीं है कभी, स्लीप, पुअर स्लीप हर वक्त हर दिन की, और बेली फैट ये एक और ख़तरनाक चीज़ है कि जब वो बढ़ता जाता है तो वो ही बहुत सारे सेल्स को सिक्रीट और बहुत सारी प्रोसेस को सिक्रीशन करने लगता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या आप एक बार होने देते हो अपनी बॉडी में? इसलिए आपका वही जो ये वाला सीन था कि पुलिस वहीं रहना स्टार्ट कर देती है आपके घर के आसपास, और आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगती है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर आपकी प्यारी दोस्त पुलिस भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये फिर से जान लेते हैं, लेकिन हमने समझ ही लिया है एक्यूट इन्फ्लामेशन वो शॉर्ट टर्म होता है, प्रोटेक्टिव होता है, हेल्प करता है हीलिंग में, और स्विच ऑफ हो जाता है जब रिकवरी होती है, अपना प्रोसेस बंद कर देता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में लॉन्ग लास्टिंग होता है, कंटिन्यूस इम्यून एक्टिविटी स्टार्ट रहती है, ग्रेजुअल टिश्यू डैमेज होते रहते हैं। ठीक है, जब इम्यून एक्टिविटी स्टार्ट रहेगी और ये अफेक्ट करने लगता है ऑर्गन को, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा। तो acute inflammation protect life, chronic inflammation if it continues for a long time can gradually damage healthy organ. Inflammation is not the problem, the real problem is when it fails to switch off. ये बंद होना अगर ना बंद हो पाए तब ये प्रॉब्लम बन जाता है। अब जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो सेल्स थे, जो इम्यून सेल्स थे, वो डिटेक्ट कर लेते थे कि डेंजर आया है, लेकिन क्योंकि कोई कट नहीं लगता, कोई बार बार बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, तो वो अब जो है ना बहुत ज़्यादा उस पर हमें बताना भी नहीं वो करते, अंदर अंदर आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई कट लगा है, कुछ हुआ है, और वो अंदर अंदर डेली वही वाला प्रोसेस करते रहते हैं। जितनी बार आप प्रोसेस फूड खाएंगे, जितनी बार आप अच्छे से सोएंगे नहीं, जितनी बार आप स्ट्रेस लेंगे, जितनी बार आप सिर्फ मीन्स हमारी बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और मूवमेंट नहीं करेंगे और स्मोकिंग करते रहेंगे, ये सब हमें इन्फ्लामेशन कैरी ऑन है, वो प्रोसेस चली रहा है हर वक्त। तो उसकी वजह से क्या क्या होने वाला है, आपको हर वक्त थकान रहेगी और ब्रेन फॉग रहेगा। थकान यही रहेगी कि मीन्स आप ने जो खाना खाया था उसका जो अगर उसमें केमिकल पार्टिकल्स नहीं होते और कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता तो सीधे सीधे डाइजेशन होता, वो हमारी ना तो म्यूकोजा को परेशान करता और ना ही जो हमने इतनी बार सुना है कि हमारे माइक्रोबियोम होते हैं वो हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं हमारी हर चीज़ में, मतलब बहुत कुछ है वहाँ पर, तो वो भी डैमेज नहीं हुए होते। और ये सीधे सीधे खाना आपका न्यूट्रिशन में बदला होता, ब्लड में गया होता और वो आपको एनर्जी दे देता, लेकिन वहाँ पर जो खाना गया उसी ने इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर दिया और बॉडी खाना पचाने, उसको एब्जॉर्ब करवा के न्यूट्रिशन और एनर्जी बनाने के बजाय वहाँ इन्फ्लामेशन में काम करने में लगी हुई है। तो आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती और हर वक्त आप थके रहते हो। ब्रेन फॉग, जैसे कि आप हर वक्त सोचते रहते हो, स्मोकिंग, या फिर आप मीन्स ओवर टाइम यूज़ करते हो मोबाइल का, आप सही से सोते नहीं हो, तब आपके सर या तो भारी रहेगा या एक अजीब सा
वो भी थकान ही कह सकते हैं उसको, कि सर बड़ा मतलब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाए, ब्रेन फॉग होता है। स्किन प्रॉब्लम वहाँ रहेंगी, जब बार बार इम्यून सेल्स आपके एक्टिवेट होते रहेंगे तो स्किन प्रॉब्लम रहेंगी, ब्लॉटिंग होगी, एसिडिटी होगी, जॉइंट स्टिफनेस होगी। ये डिजीज़ कोई एक दिन में अपीयर नहीं हो जाती है, आपकी हैबिट और रिपीटेड डैमेज लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन होता है, बार बार होता है, तो वही होता है, ब्रेन फॉग होता है, आपका फोकस बहुत कम हो जाता है, मेंटल फटीग होती है, और बार 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 आपको हेडेक होता है। अगर आप आइज़ का ओवर यूज़ करते हो, आइज़ में बार बार इन्फ्लामेशन किस किस वजह से हो सकता है, उसमें भी वही होगा, ओवर टाइम हम फ़ोन देख रहे हैं, अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग या अनहेल्दी ईटिंग भी इसको अफेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से आपको हमेशा हमेशा बार बार ड्राई आइज़ की शिकायत रहेगी। विज़न भी इसी वजह से, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि विज़न भी लो हो रहा है, ईचिंग होती रहेगी, एलर्जी होती रहेगी, रेडनेस रहेगी। अगर आपके गम्स में या आपके टीथ में इन्फ्लामेशन बार बार होगा तो आपके ब्लीडिंग गम रहेंगे, स्वॉलन गम रहेंगे और बैड ब्रीथ हो जाएगी। आपका किसी तरह से लंग्स में केमिकल्स जाने की वजह से या पॉल्यूशन जाने की वजह से बार बार इन्फ्लामेशन होता है तो आपको एलर्जी होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी दवाई खा लूँ और वो मुझे जो है ना खांसी या फिर बार बार कुछ और लंग से रिलेटेड कुछ वो जाता ही नहीं है। तो आप बार बार दवाई डालते रहते हो अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन बार बार वो कॉज भी बनाए रखते हो, इन्फ्लामेशन भी होता रहता है, तो वो ठीक नहीं होता है। एलर्जी, क्रॉनिक कफ, एस्थमा सिम्टम, सीओपीडी, ये सब हमारे वही है जो मीन्स हमारा जो कॉज है वो परसिस्टेंट बना हुआ है, और उसके कॉज की वजह से हमारा इन्फ्लामेशन कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हार्ट, साइलेंट ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन, ये कई बार आशीष सर ने आपको बताया होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक नहीं आता। आजकल सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि देखिए, जब कभी मेरे एक कट है यहाँ, आपकी भी कोई चोट लगी होगी और उसकी हीलिंग हुई होगी, तो वहाँ एक स्कार टाइप का बन गया होगा। मीन्स जब जो नेचुरल सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, और जब उसमें इन्फ्लामेशन का पूरा प्रोसेस होता है, हीलिंग हो जाती है, तो वहाँ दूसरे सेल्स आकर उसको हील करके गए होते हैं। जैसे मतलब मरहम पट्टी हुई है तो वो फिर टाइट हो जाता है। तो आपके बार बार ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने से, बार बार ज़्यादा हाई शुगर लेने से, ओवर ईटिंग करने से, स्ट्रेस लेने से आपके जो जितनी भी नालियाँ होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी चोट लगती रहती है, बहुत छोटी छोटी। अब वो फिर क्या होता है, उनका काम क्या था, इलास्टिसिटी का था। वो ऐसे होते हैं सारे वेसल्स, और वहाँ खून बहता रहता है। जब चोट लगती है तो वो टाइट होने लगते हैं सारे सेल्स, और उसको कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। इस स्क्लेरोसिस का मतलब ही वो है कि वो चीज़ जो है वो टाइट हो जाए। जो टिश्यू, नेचुरल टिश्यू थे, जो सेल्स थे, बड़े सॉफ्ट थे, इलास्टिसिटी उसी की वजह से थी, लेकिन वो टाइट हो गए। तो अब जब वो टाइट हो जाते हैं, इवन उनमें प्लग भी बनने लगते हैं, प्लग बन जाते हैं, वो फंस जाते हैं, और एक दिन जाके वो हर कहीं के टाइट, हर कहीं प्लग्स, और वो एक दिन हार्ट अटैक का कारण बन जाते हैं। फैटी लीवर, अब फैटी लीवर का भी ये देख लीजिए, या आपने वर्ड सुने होंगे लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस। वहाँ भी लीवर पे हम इतना हर्ट करते हैं, इतनी चोट पहुँचाते हैं बार बार, और वहाँ बार बार इतना इन्फ्लामेशन होता है कि वो भी जो है, उसका भी हर जो सेल था वो बड़ा सॉफ्ट, बड़ा नेचुरल जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल स्पंज की तरह होता है। लेकिन हमारे वो
मतलब जैसे चोट लगी और वहाँ प्रोसेस हुआ और वो टाइट हुआ सेल्स, वो सारी फाइब्रोसिस हो जाते हैं और फिर सिरोसिस हो जाता है या फैटी लिवर, वहाँ पर फैट आ जाता है। एक्ने, एलर्जी, ईचिंग, एक्जिमा, सोरियासिस, इसमें यही सब होता है। जॉइंट स्टिफनेस ये सबसे बड़ा है। आपकी जितनी बार भी आप अच्छे से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं और जितनी बार भी आप एक्स्ट्रा उसको हर्ट कर रहे हैं अपने जॉइंट को, मीन्स आपका न्यूट्रिशन तो है नहीं ना, अच्छा कैल्शियम है ना, अच्छा फॉस्फोरस है, जिंक है, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो। कुछ लोग ये करते हैं, प्रोटीन नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हो, और प्रोटीन नहीं है, आपने एक्सरसाइज किया, आपके मसल्स फिर हील ही कैसे होंगे, और हील होंगे तो वहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाएगा। और ये जॉइंट इसीलिए वहाँ की कार्टिलेज टाइट हो जाते हैं, वहाँ का फ्लूइड कम हो जाता है, वहाँ की बोन वीक हो जाते हैं। ये बहुत सालों से हुआ होता है। गट जो इतना, मतलब गट में तुम्हें क्या बताऊं, इतनी डिटेल में आप थोड़ा सोच के देखिए। बार बार आप मैं कहती हूँ, मैं फ्रूट खाती हूँ, मैं तो फ्रूट में भी केमिकल ले रही हूँ, ठीक है। और कोई तो है जो बर्गर खाता है, वो बर्गर में किस किस तरह के केमिकल ले रहा है, या ओवर कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, वो ओवर स्टार्च वहाँ से ले रहा है, या कोई ड्रिंक पीता है खूब ढेर सारा, या कोई बहुत तला हुआ खाता है। हर बार वो छोटे छोटे जो विलाई वहाँ पे सेल्स, उन पे हर बार उनको जो है ना वहाँ हर्ट होते हैं, फिर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है, फिर वो टाइट होते हैं, फिर एक दिन आपको कह दिया जाता है मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ। तो आपने जब दूध पीते थे बचपन में सही से, उसी की वजह से, क्योंकि दूध इतना ख़तरनाक हो गया एक दिन जाकर आपको कि आप ज़रा सा भी अब दूध पी लेते हो तो उसी से आपकी गट परेशान हो जाती है। वो यही हुआ क्योंकि आप सालों से उसको वहाँ उस प्रोसेस को जारी रखा आपने। बहुत सारे कहते हैं मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस हूँ, तो वो वही सब है कि हमने सालों से उस जो हमें केयर करनी चाहिए थी कि हमें बिल्कुल नेचुरल खाना खाना चाहिए था। और आज अगर नेचुरल नहीं मिलेगा तो हमें हर दिन हर वक्त हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए था कि वहाँ जब जो मीन्स जो भी पैथोलॉजी या कुछ है उससे हमारा खुद एंटीऑक्सीडेंट ही लड़ ले, और वहाँ उस प्रोसेस का टाइम ही नहीं आया। अब विच डेली हैबिट्स, ये तो सभी समझ चुके हैं आपके, ये प्रोसेस फूड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पूरा स्लीप की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, अजीब तरीब खाना खाने की वजह से, इन वजह से हमारे ये जो इन्फ्लामेशन है वो हमेशा स्विच ऑन है। प्रोसेस फूड वो गट और मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिपेयर सिग्नल मिल जाएगा, माइक्रोस्कोपिक सेल ब्लड वेसल डैमेज। ये सारा वही है कि जब जो अभी हम बात कर रहे थे कि जहाँ जहाँ हमारी बार बार एक तरह से हर्ट होंगे, चोट लगेगी, वहाँ बार बार वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये चीज़ें हम समझ सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, क्वालिटी स्लीप लेनी है, वॉक करना चाहिए, मूवमेंट हमेशा बना के रखनी चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, हाइड्रेशन और सनलाइट लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम किसी हद तक उसको बचा पाएंगे, किसी हद तक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तब भी इन्फ्लामेशन होना तय है, वो होगा। और उसके लिए हमारा, हाँ, आपको सी बकथॉर्न, आपको व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस, आपको मल्टीबेरी जूस, आपको एलोवेरा, आपको अमल की स्वारस, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं करेंगे तो आप इस साइलेंट किलर से, जो रोज़ आपको बिना बताए आपकी केयर करने में लगा हुआ है और वहाँ जाके और भी ज़्यादा डैमेज कर रहा है, एक दिन आप इसकी वजह से किसी भी बड़ी बीमारी में फंस जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग अब ये कंप्लीट हो चुका है और हम इसको स्टॉप करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ होगा और जो आपकी नॉलेज थी वो और भी ज़्यादा एनहांस हुई होगी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच अजमी मैम। वास्तव में बहुत अच्छा सेशन था और बहुत सारी जानकारी आज इस सेशन से बहुत सारे लोगों को मिली होगी। तो इसमें थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि आप ही बेहतर बता भी पाओगी कि अभी जब ये इन्फ्लेमेशन की शिकायतें लोगों में हो रही हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपने अभी बताया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बताया, तो इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए एज ए डॉक्टर अगर हम ये कहें कि कोई इंसान बाहर से स्वस्थ है या हेल्दी है, तो वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट ऐसी चीजें लेता रहे कि उसको इस इन्फ्लेमेशन के बैड इम्पैक्ट ना आए। तो ऐसे कोई भी दो चार पांच प्रोडक्ट जो हर आदमी को लेने चाहिए अपने रूटीन लाइफ में, वो आप ही एक बार सजेस्ट कर दीजिए। सर, जैसा मैं बोल ही रही हूँ, एंटीऑक्सीडेंट ही हमें इससे बचा पाएंगे। तो हमारा वीट एंड बार्ली ग्रास जूस है हमारा। अगर हम स्ट्रेस के लिए कहें तो अश्वगंधा हमारे लिए मस्ट हो जाता है। और अगर हम सोचें कि हमारी आइज़ में हमेशा इन्फ्लेमेशन के चांसेस बने हुए हैं तो हमारी आई ड्रॉप मस्ट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जब ले रहे हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि साइलेंट इन्फ्लामेशन वहाँ हर वक्त बना हुआ है। गट से रिलेटेड चीज़ें अगर हम नहीं ले रहे हैं, हम अपने ऊपर बहुत बड़े डैमेज कर रहे हैं। और अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपके जॉइंट, आपकी मसल्स, आपके बोन्स हर वक्त डैमेज होने पे लगे हुए हैं। एक टाइम आपको अभी भी बहुत सारे लोग करवाएं तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस उनमें आ चुका होगा। आप अपने जॉइंट्स की एमआरआई कराइए, वो प्रोसेस स्टार्ट हो ही चुका होगा। तो उससे और सारा सबसे बचने के लिए हमारी एक एक चीज़ मस्ट हो जाती है। मैं कहूँ स्किन में या गट में या ब्रेन में आपको हो ही रहा है तो ब्रेन के लिए मस्ट हो जाता है कि अश्वगंधा या ब्रेन सपोर्ट कैप्सूल आपको लेना ही लेना है। इसीलिए मैं या श्रीकांत सर या आशीष सर जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं मैं ये भी लेता हूँ। बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं ये भी लेता हूँ, मैं ये भी लेता हूँ। वो इसीलिए हैं कि हम हर ऑर्गन को उस साइलेंट इन्फ्लामेशन से बचाना चाह रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो सर हर ऑर्गन से रिलेटेड हमारे यकृत मस्ट हो जाता है। हम अगर उसको बचाएं, हमारा फ्लैक्सीड ऑयल या हेल्दी हार्ट जूस मस्ट हो जाता है। अगर हम अपनी जो हमारी वेसल्स हैं उसको हम बचाना चाहेंगे, हम अपने लिवर को बचाना चाहेंगे। हमारा किडनी सपोर्ट जूस पर हमारी बात हुई कि क्यों हमें वो ले लेना चाहिए नॉर्मली, वो इसीलिए ले लेना चाहिए कि वहाँ भी हम कुछ ना कुछ इस तरह का इन्फ्लामेशन प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। यस सर, काइनी से एक रिलेटेड। अच्छे एक अच्छे डॉक्टर की यही पहचान होती है कि जब उनको कोई बात पूछी जाए, मैं क्योंकि जब डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेता हूँ, कंपनी में कभी जरूरत पड़ती है या आपसे बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आपके पर्चे में कंसल्टेशन में काफी सारी चीजें प्रेस्क्राइब होकर आती हैं और वो डिपेंड करता है कि डिजीज टू डिजीज। बट लेकिन अभी कोई व्यक्ति है मेरे सामने, आपके सामने, और उसको नहीं पता कि उसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले तीन प्रोडक्ट, कोई भी तीन प्रोडक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि हमें सामने वाले व्यक्ति को देने हैं, क्योंकि कोई जैसे हम यकृत की बात करते हैं, हम ब्रेन सपोर्ट की बात करते हैं, हम हेल्दी हार्ट की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट आदमी दवाई समझता है और तब लेना चाहता है जब उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो एक स्वस्थ आदमी, जैसे कि अभी मैं अपने आप को हेल्दी मान रहा हूँ या आप फिट हो, ठीक है, हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, कौन से तीन प्रोडक्ट देंगे एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे जो पहली तीन चॉइस होंगी या किसी भी व्यक्ति की होनी चाहिए? ये सर, मेरी मेरी अगर होगी तो सबसे पहले हमें आंवला की सोरस ज़रूर दे देना चाहिए। और उसके बाद हमें जो है वीट एंड बार्ले ग्रास जूस देना चाहिए, क्योंकि वो एक कंप्लीट हमारे सारे ऑर्गन पे काम कर देता है। और तीसरा अगर हम चूज करें तो हमारा सी बकथॉर्न होना चाहिए, वो भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन पे काम कर देता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें मैं अपनी तरफ से बस एक ही बात पूछना चाहूंगा कि जब हम साधारण लोगों में बैठे हैं जहाँ बाइंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो अमल की निश्चित रूप से सबसे बेस्ट ऑप्शन है हर तरह से, हर लिहाज से। बट हमारा बिजनेस दो चीज़ों पर चलता है, एक तो हमारा क्या बोलते हैं, लोगों को रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, दूसरा हम बिजनेस वॉल्यूम कितना जनरेट कर पा रहे हैं। तो मल्टीबेरी कैसा ऑप्शन है जब हमें सामने वाले का पता है कि उसकी बाइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, ठीक है, तो मल्टीबेरी को क्या हम इजीली रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें दो बेनिफिट सर, मिलने वाले हैं। मस्ट है, वो करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए।  सर, मस्ट है, वो करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए।  मस्ट है, वो करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए।   सर, मस्ट है, वो करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपनी आपकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से जब भी आप देखें सामने वाला व्यक्ति है और वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो सी बकथ्रॉन मल्टीबेरी अजमा मैम ने भी बता दिए हैं, मैं भी हमेशा बताता हूँ कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसको आप बहुत देर से सुन रहे थे, ठीक है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में आने वाली प्रॉब्लम के अंदर ये काम करते हैं, हम बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और जब भी आपको लगता है कि आप गांव से, देहात से, क्षेत्र से, ऐसे रूरल एरिया से आते हैं जहाँ बाइंग कैपेसिटी कम है, जहाँ आदमी 400-500 रुपए का ही प्रोडक्ट मांगता है, तो फिर अमल की का तो जवाब ही नहीं है, वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच अजमा मैम फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। आज बहुत सारी चीजें जानी होंगी। अगर किसी का कोई भी किसी भी तरीके का सवाल अभी आ रहा है तो वो एक बार अजमा मैम से रेज हैंड कर सकते हैं और अभी पूछ सकते हैं। इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, क्योंकि जब हाँ, दो सवाल आ गए हैं, हैंड रेज है। सुशील कुमार जी, मैंने अनम्यूट किया आपको ना। जी जी नमस्ते नेचर सभी लोगों को। जी सर मैं ये एक सवाल है मेरा, जो कि हम लोग रूरल क्षेत्र से आते हैं, देहाती क्षेत्र से आते हैं, सब लोग हम लोग के प्रोडक्ट को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो जो एफोर्ड करने के लायक हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं। तो कहीं भी जाते हैं हम तो किसी भी लेडीज को, माता बहन को हम ये उनको सुझाव देते हैं कि माता जी आप बहुत काम करती हैं, आप अपने शरीर पे कम से कम 12 रुपया पर डे खर्च कीजिए। तो वो मान जाती हैं और उनको मैं एक ओमेन वेलनेस जूस देता हूँ और वो खुशी खुशी ले लेती हैं और उसको यूज भी करते हैं लोग। लेकिन जेंट्स के लिए एक इतना सस्ता कोई एक पैसा प्रोडक्ट हो तो उसको सजेस्ट बताइए। अमल की सूरत से लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैं ले करके बैठा हूँ, ये है वो है, मैं डाबर का लिया हूँ तो मैं बैद्यनाथ का लिया हूँ। कुछ यूनिक प्रोडक्ट का कुछ सजेशन मिलता मैम? सर एलो डेली डिटॉक्स जो है ना, या जी। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ के, जो वो है वीट एंड बार्ली ग्रास जूस है, जी। या फिर देखिए अगर हम थोड़ा सा अपनी सिर्फ सारे ऑर्गन पे तो नहीं, अगर इंटेस्टाइन को भी हील कर लेंगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो प्लेन जी। एलोवेरा आप दे सकते हैं, एलो डेली डिटॉक्स दे सकते हैं। कुछ कहीं से तो स्टार्ट कीजिए, आप कहीं कुछ नहीं तो यकृजीत दे सकते हैं उनको। तो ये तो थोड़े से ऑप्शन रखने होंगे हमें कि हमारा वो उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। कम है तो एलो डेली डिटॉक्स कुछ तो हील करना स्टार्ट करेगा वो। अगर थोड़ा और बढ़ता है तो आप यकृजीत देना स्टार्ट कीजिए। जब उसको ज़रूर से कुछ ना कुछ रिलीफ लगेगा, तो हमारा तो ये तरीका ही है ना कि हम पहले थोड़ा रिलीफ देंगे और फिर उसको आगे और भी हील होने के लिए उसको सजेस्ट करेंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं उस। मैम एक और सवाल है। एक महिला है, उनको मतलब लिकोरिया की शिकायत थी, सफेद पानी का, तो फेमिकॉल चल रहा था और ये सुपारी पार्क, और उसके बाद में उनको ये भी एक वुमेन वेलनेस जूस भी रिक्वायरमेंट कर दिया, वो बेचारी ले ली, यूज करने लगी, उसके बाद से उनका पेट में दिक्कत होने लगी, बार बार लेटरिन जाना और कुछ और प्रॉब्लम होना। वो तो सर बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं ना, ऐसे नहीं जी। देख सकते तो हैं। मैं मना कर दिया कि तब आप इसको रोक दीजिए, वुमेन वेलनेस जूस को रोक दीजिए और उसको चलाइए। फिर ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुशील सर। और मैं तो इससे ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट जो एलो डिटॉक्स बनाकर तिवारी जी ने तैयार किया है, इससे ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट तो कंपनी भी नहीं बना पाएगी और ना मैं कह पाऊंगा। तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है, और हमारे सारे ही प्रोडक्ट, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, यूनिक है। बट आप ऐसा चाहते थे शायद, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा था, जैसे वुमेन वेलनेस आ रहा है, ऐसे मेन वेलनेस करके भी कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली आपकी बात को भी आगे रखेंगे अगर कंपनी कंपनी कुछ ऐसा बना पाई मेन वेलनेस को लेकर। अदरवाइज तब तक अमल की और या फिर एलोवेरा डिटॉक्स, ये सारे प्रोडक्ट हम दे सकते हैं अभी। और मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि मोस्टली लोग, स्पेशली इन हिंदूज अगर मैं बात करता हूँ, तो अल्कोहलिक होते ही होते हैं, कम या ज्यादा हो लेकिन अल्कोहलिक होते हैं। और खाना पीना, लाइफ स्टाइल, तो अगर हम किसी भी आदमी को या किसी भी फैमिली को, यकृजीत हमारा एक ऐसा सिरप है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, वेट लॉस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और आज के टाइम में फैटी लीवर हर इंसान की समस्या है, और फैटी लीवर होने की वजह से खाली आप यकृजीत भी किसी को देते हैं तो उसको गैस में, कॉन्स्टिपेशन में, फैटी लीवर में और वेट लॉस में, कई सारी चीज़ों में मदद मिलती है। तो ये अपने आप में अमेजिंग है और ये यूनिक है, अगर हम 500, 600 रुपये, 700 रुपये का कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं तो।
अभी उत्तम जी का हैंड रेज है। उत्तम जी प्लीज, अनम्यूट किया है। हाँ। नमस्ते नेचा सर। नमस्ते। मैम अभी बहुत अच्छा बता रही थी और बहुत बढ़िया लगा। आ, ये सर, जहाँ तक बॉडी इन्फ्लामेशन की बात है तो वो ऐसे हम लोग समझिए, एक छोटा सा उदाहरण से, जैसे बच्चा जब खिलखिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा जब मुंह फुला लेता है तो हमें बुरा लगता है और हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उस तरह बॉडी जो है, जब जब इसको इन्फेक्शन लगेगा बॉडी में या न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बच्चे की तरह मुंह फुला लेगा, समझिए ऐसे। ये इन्फ्लामेशन हो गई। तो उसमें क्या है, जो बच्चे को हम देते हैं उसके चॉइस का, जो दूसरे बॉडी का चॉइस क्या है, न्यूट्रिशन है। और बॉडी को डिटॉक्स होना चाहिए सर। बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं आएगा। हम्म। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जैसे आप बोल रहे थे सर कि जनरल प्रोडक्ट कौन सा यूज करें अगर हम स्वस्थ हैं, तब क्या बढ़िया हो सकता है। तो हमारे अनुसार सर ये क्या है, सबसे बढ़िया, बॉडी को पहले डिटॉक्स करें, उसके लिए एलोवेरा डिटॉक्स हम लोग लें, तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। दूसरी बात कि हम लोग सर बॉडी को न्यूट्रिशन दें, तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास सीबकथन है, बेरी जूस है, ये सब न्यूट्रिशन के लिए ले सकते हैं। दो, तीसरी बात सर कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए और एंटीबायोटिक के गुण भी चाहिए इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए। तो उसके लिए सबसे कम पैसों में और बढ़िया प्रोडक्ट हम समझते हैं कि तुलसी ड्रॉप होना चाहिए सर, जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। और चौथा, जो अभी वो सर पूछ रहे थे कि जेंट्स के लिए क्या लेना चाहिए, तो हमारे अनुसार कम पैसों में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अश्वगंधा होना चाहिए सर। तो एलोवेरा से हम लोग डिटॉक्स करेंगे बॉडी को, न्यूट्रिशन दे देंगे सीबकथन या बेरी जूस से, और तीसरा सर एंटीबायोटिक गुण तुलसी ड्रॉप से मिल जाएगा, और चौथा ताकत के लिए और जेंट्स के लिए सस्ता प्रोडक्ट अश्वगंधा बढ़िया होना चाहिए सर। और लेडीज के लिए तो वेलनेस जूस है, ये है लेडीज वेलनेस जूस। तो ये बढ़िया होना चाहिए सर। और बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। उत्तम सर, बहुत बहुत उत्तम तरीके से आपने बताया है। ठीक है, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपने एग्जाम्पल दे के बताया। और जो सबसे अच्छी बात है, आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया है कि जब बच्चा हमारा नाराज हो जाता है, फूल जाता है, तो हम उसे किस तरह से मना पाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में, क्योंकि बच्चे में भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, मुझे आज पता चला, और ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। तो जो एग्जाम्पल था आपका, मैं चाहता हूं कि उसके लिए एक बार सबको आपके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में आपने सबको क्लियर किया। और डेफिनेटली मेंस में अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा ले सकते हैं। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, मतलब मैं तो रेगुलर लेता हूं, लेकिन ऐसा सुना है कि लोगों ने 20-20, 25-25 साल भी लगातार यूज किया है और कोई उसके साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज के सेशन के लिए अजमा मैम को बहुत बहुत थैंक्स, और आप सब लोगों को थैंक्स एक शानदार सेशन के लिए। 9 तारीख को सेशन था भोज चौधरी जी का, तो 9 तारीख वाला सेशन भोज जी करेंगे। भोज जी अगर मीटिंग में होंगे तो 11 तारीख में। क्वेश्चन आंसर का जो 11 वाला सेशन था वो मैं करूंगा 9 तारीख में, क्योंकि मैं 10 तारीख से बाहर रहूंगा, तो इसलिए मैं 9 तारीख को सेशन करूंगा, यानी कि परसों को। तो भोज जी आप अपना सेशन शिफ्ट कर लीजिए। ऐसे ही मॉर्निंग मंत्र में आते रहिए, नई नई चीजों को सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको भी लगता है कि अजमा मैम ने वास्तव में एक अच्छा सेशन लिया, या आज के सेशन से आपको सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छी जानकारी मिली, तो एक बार क्लब चैतन्य जीवन ग्रुप पे जाकर थैंक्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।